નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 विषय છે हिंदी, चैप्टर नंबर 19 महाकवि कालिदास, जिनके लेखक है नरपत भारत, भाग 2. तो चलिए बाल दोस्तों देखते हैं. हमने आगे देखा कि जो महाकवि कालिदास थे वो बचपन में काफ़ी ही मूर्ख और बुद्धू थे, ठीक है. और उनके विषय में मूर्ख से वो कैसे विद्वान बन गए उनके बारे में हमने कुछ कहानी सुनी थी. तो अब आगे. तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हुआ. ग्लानि यानी कि दुख बाल दोस्तों. और वे उसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे. विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो उसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे. तो क्या हुआ, जो विद्योत्तमा थी उनको काफ़ी ही घमंड था अपने रूप और सत्ता के बारे में. तो उन राजदरबारियों के अंदर कुछ विद्वान भी थे. उन्होंने यह सोचा कि यदि कोई ऐसा इंसान मूर्ख इंसान के साथ यदि विद्योत्तमा का विवाह तय किया जाए तो फिर उनका घमंड टूट सकता है. तो देखते हैं आगे. अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे. संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिला. वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था. पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा. तो क्या कर रहा था वो मूर्ख आदमी? पेड़ की जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था. इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया. पंडितों ने उसे मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह यहाँ कुछ नहीं बोलेगा. क्या कहा कि उसे पेड़ से नीचे उतारा और बताया गया कि कुछ लालच दी और अपने साथ चलने को राजी कर दिया. लेकिन पंडितों ने साथ ही साथ में उस मूर्ख युवक को बताया है कि हम तुझे जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ तुम्हें कोई भी एक भी शब्द नहीं बोलना है. तो ठीक है, आगे देखते हैं. नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा. वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ. उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए. पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए. आगे देखते हैं. राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं. देखिए बाल दोस्तों, और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं. लेकिन उन दिनों उनका क्या है, तो मौन व्रत है. तो मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे. विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई. उसने युवक को एक उंगली दिखाई. उसका भाव था कि ईश्वर एक है. इस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहते हैं. उसने दो उंगली दिखाई हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया. पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है. देखिए बाल दोस्तों, आगे देखते हैं. इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया. इस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है. उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से देने का संकेत किया. पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा,
आपने 5 उंगलियां से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने इस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक यानी कि अचानक बोल बैठा, ऊट्र ऊट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उनकी समझ में आ गया था। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दी गई। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने का कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र की कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी कि चतुर, होशियार। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद बाग विशेषः। उनका मतलब यह होता है बाल दोस्तों कि क्या आपकी वाणी में कोई सुधार आया है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः अस्ति से कुमार संभव, कश्चिद से मेघदूत, बाग विशेष से रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उसके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उनके प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता है। क्या बताना चाहता है कालिदास जी कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं बल्कि उनका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के मत प्रमुख ग्रंथ है, 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। कितने हैं बाल दोस्तों? तो 7। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। तो पहला नाटक कौन सा है? तो मालविकाग्निमित्रम। उनके कितने ग्रंथ है? तो 7। पहला तो ऋतु संहार, वो क्या है? तो एक काव्य है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। उसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है।
कुमार संभव का काव्य है और उसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और उसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी में अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। उसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। आगे देखते हैं बाल दोस्तों, तो रघुवंश है एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपना अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। रघुवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतल। ठीक है, यह उनका 3रा नाटक है और उसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो बाल दोस्तों, इनके अंदर हमें बताया गया है कि जो महाकवि कालिदास थे वो शुरू में यानी कि जब छोटे से बच्चे थे तब तक और युवानी तक काफ़ी मूर्ख रहा करते थे और उनके जीवन में ऐसी कोई बात आई, ऐसी कोई घटना आई कि जिनके माध्यम से उनका सारा जीवन परिवर्तन हो गया और वो मूर्ख से विद्वान बन गए और हमारे संस्कृत साहित्य को उत्तम उत्तम कृतियाँ उन्होंने दी है। धन्यवाद।